विष्णुपुर नामक एक गांव में वीरेश और गृहन नामक दो अच्छे दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त होने के नाते उनके दोस्ती के भरोसे पे एक लस्सी का व्यापार शुरू करके उसे चलाते हैं। हर रोज वीरेश और गृहन दोनों साथ में उनके लस्सी के दुकान को जाते थे और आते ही दुकान को साफ करके भगवान की पूजा करके लस्सी बनाना शुरू कर देते थे। इनके लस्सी के तैयारी के लिए हर रोज शाम को लीलावती नामक एक बूढ़ी औरत इन्हें दही देने दुकान आया करती थी। और बेटा, व्यापार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है दादी। आपकी इतनी उम्र आने के बाद भी इतना काम करने की क्या जरूरत है दादी? मेरी तो सिर्फ उम्र बढ़ रही है बेटा, शरीर का ताकत तो अब भी जवान है। ऐसे ही दही देने आके उनके साथ थोड़ा बातचीत करके हंस के चली जाती थी। गृहन और वीरेश को भी उनके बारे में अच्छे विचार थे। एक दिन जब लीलावती हर रोज की तरह दुकान को दही देने आई तो उसने देखा कि वहाँ वीरेश नहीं था। समय देख के, बेटा गृहन, लगता है वीरेश दुकान में नहीं है। जी दादी, नहीं है। क्यों, क्या बात है? इस वीरेश के साथ काम करके क्या ही कमा लोगे तुम? मैं जब भी देखती हूँ सिर्फ तुम सारे काम करते हो और वो वीरेश तो सिर्फ तुम्हें लस्सी के मटके देते रहता है। ज्यादा काम करने वाले को ही ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताने की सोच रही थी। नहीं दादी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे तो वीरेश ने ही लस्सी बनाना सिखाया। उसके काम ना करने का सवाल ही नहीं उठता। आप दुकान आते तो हैं, पर 10 मिनट से ज्यादा कभी नहीं रहती है। इसीलिए आप वीरेश के वास्तविकता से अनजान हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी बेटा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चलो अब मैं निकलती हूँ। और जाते वक्त मन ही मन पछताती है कि उसे ये सब गृहन से कहना ही नहीं था। अगले दिन जब दही देने वापस उनके दुकान जाती है तो गृहन के ना होने का मौका देख वीरेश को भी वही बताती है जो पिछले दिन गृहन को बताया था। गृहन उसकी बातों की विश्वास करता है मगर नजरअंदाज कर देता है और यही कहता है कि शायद उसने गृहन को सही तरह से नहीं समझा होगा। लेकिन वीरेश लीलावती के बातों से प्रभावित होकर गृहन पे उसके विचार बदल देता है। अब ये दोनों तो अलग दुकान खोलेंगे और मुझे ज्यादा दही बेचने को मिलेगा। वीरेश लीलावती के कहे बातों को जाके अपनी पत्नी को बताता है। आप कुछ मत सोचिए, मेरी बात सुनकर एक और लस्सी का दुकान खोल दीजिए बस। पर गृहन को क्या बोलूं? यही बोलिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना अलग अलग व्यापार करना बहुत जरूरी है। पत्नी के प्रेरित करने पर वीरेश गृहन को एक नई लस्सी की दुकान खोलने की बात कह देता है और निवेश के पैसे गृहन से वापस ले लेता है। वीरेश के काम में और निर्णय में रुकावट ना बने इसीलिए गृहन उसे कुछ नहीं कह पाता और वीरेश के दूर होने पर बहुत दुख होता है। गृहन को दुखी होते देख उसकी पत्नी, आपको ऐसे दुखी देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। आपको अपने मन को ये कह के संभालना होगा कि वीरेश जी की स्थितियों ने शायद उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया होगा। वही तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और ऐसे अशांत मन से आप क्या ही व्यापार चलाएंगे? ठीक है, एक काम कीजिए। हमारे गांव में मेरे चाचा राधे नामक एक लस्सी दुकान चलाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत प्रकार के लस्सी बनते हैं। वहाँ जाके आप भी अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीखिए। आपका ध्यान इस बात से हटेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगा। सही बात है, वही करूँगा। ऐसे गृहन 6 गांव बाद वाले भीष्मा नगर में अपने रिश्तेदार के घर जाता है। अरे बेटा गृहन, कैसे हो तुम? तुम्हारी पत्नी कैसी है और तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है मामा जी।
आपके दुकान के अलग प्रकार के लस्सी आसपास के सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं भी उसे स्वाद करने आया। हाँ हाँ, 12 प्रकार के लस्सी है, तुम्हें जो चाहिए वो पी लो बेटा, चलो चलो जाएंगे। और चाचा जी ग्रुहन को उनके लस्सी का दुकान लेके जाते हैं। वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है। टिकट खरीद के लाइन में खड़ा होके इंतजार करने के बाद उन्हें लस्सी मिलती थी। ये सब ग्रुहन को बहुत नया और अलग लगता है। और दुकान के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अलग तरह के लस्सी बनते हुए और बनाने का तरीका देख ग्रुहन भी वहाँ के कार्मी के साथ लस्सी मिलाता है। और ऐसे ही जितने भी दिन उस गांव में रहता है, ग्रुहन अलग प्रकार के लस्सी बनाना सीख लेता है। वापस गांव आने के बाद ग्रुहन उसके दुकान में अलग तरह के लस्सी बनाना शुरू कर देता है। वो उसके दुकान के सामने लस्सी के रंगीले चित्र बनवाता है ताकि ग्रामीणों को पता चले कि ग्रुहन के दुकान में विभिन्न प्रकार के लस्सी मिलते हैं, और उसके नाम भी लिखवाता है। वहाँ से गुजरते हुए ग्रामीण उसे देख आश्चर्यचकित होके उसे पढ़ते हैं। इंडियन लस्सी, पंजाबी लस्सी, आम की लस्सी, नमकीला लस्सी, मीठा लस्सी, मलाई लस्सी, केले का लस्सी, मसाला लस्सी, केसर की लस्सी, चॉकलेट लस्सी, गुलाब लस्सी। ऐसे नए नाम और रंगीले चित्र देख गांव वाले भी उन नए तरह के लस्सियों को स्वाद करने आते हैं। ग्रुहन, कुछ विशेष बात है? इतने प्रकार के लस्सी, जरा मसाला लस्सी देना। और ऐसे मसाला लस्सी पी लेता है। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ग्रुहन, जरा एक और देना। ऐसे बहुत लोग ग्रुहन के दुकान पे उपलब्ध उन लस्सियों के प्रशंसक बन जाते हैं और ग्रुहन को अच्छा आमदनी भी मिलता है। गांव में लस्सी वाला तो सिर्फ ग्रुहन को ही मानते थे, मगर दूसरी तरफ वीरेश के द्वारा निर्मित लस्सी का दुकान ग्रुहन के अलग तरह के लस्सियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी और उसे कोई आमदनी नहीं मिल रहा था। और ऐसे वीरेश को अपने गलती का एहसास होता है और वो वापस ग्रुहन को जाके पूछता है, क्या हम वापस साथ में व्यापार कर सकते हैं? और ग्रुहन बिना कुछ सोचे पूछे खुशी खुशी हाँ कर देता है। उसी समय लीलावती वहाँ दही देने आती है। ये क्या है ग्रुहन, तुम्हारे दुकान में वीरेश है? जिस व्यापार के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, इसे तो वहाँ होना चाहिए ना? ये दुकान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वीरेश का भी है। तुम्हारे बातों से प्रभावित होके मैंने अपने बचपन के दोस्त को दुख पहुंचाया। अगर अगली बार मुझे पता लगा कि तुम ऐसे काम कर रही हो तो तुम्हारी उम्र की भी इज्जत नहीं करूंगा। वीरेश के बातें सुन के लीलावती डर के मारे वहाँ से चली जाती है और ग्रुहन वीरेश की बातों पे हंसता है। ऐसे वो बिछड़े हुए दोस्त वापस मिल जाते हैं और खुशी से अपना व्यापार चलाते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यहीं रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू, जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं इसको आपके पास ले आया।
तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। वैसे एक दिन जब गोपाल नया चाबी बनवाने धीरज के दुकान पर आता है। आप हर रोज नई चाबियां बनवाते हो, इतने सारे नकली चाबियों का आप करते क्या हो? चाबियों को खोने का डर से मैं इन्हें ऐसे बनवाते रहता हूँ। ये कहकर चाबी लेके वहां से चला जाता है। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या? और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं। धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया
अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती। ऐसे सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। अब से मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे धीरज और गोपाल अपने अपने काम इज्जत और ईमानदारी से करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? किसी को गलती करते हुए देखना उतना ही गलत है जितना खुद गलती करना होता है। इसीलिए इज्जत और ईमानदारी से काम करो। नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ न कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि यह बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी। तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूँ। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगे।
किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली, कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। 1 साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया।